नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में सभी पार्टियों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी बीच चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस भी पूरी दमखम के साथ राजनीति में कूद पड़े हैं। उन्होंने साफ साफ ये बयान दे दिया है कि अगर बीजेपी की ओर से उन्हें सम्मानजनक सीट नहीं दी जाती है तो वे पूरे के पूरे 243 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और चुनाव लड़वाएंगे। ऐसे में अब कहा जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह चिराग पासवान ने 2020 में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारकर वोट प्रतिशत में घटौती की थी, ऐसा ही कारनामा कहीं पशुपति पारस भी न कर दे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जुड़े हुए हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, पशुपति पारस अचानक से राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं, तो इसके पीछे कहीं कोई अदृश्य शक्ति तो नहीं जो उन्हें आगे ढकेल रही हो चुनाव में आने को? तुम लेकिन सही कर रही हो, क्योंकि जिस तरह से अचानक सक्रिय हो गए हैं जी, तो इनको ये अचानक सक्रिय हुए नहीं है, इन्हें सक्रिय कराया गया है। अचानक से पूरे लोकसभा में आप सीन से गायब थे, कहीं आप दिखे भी नहीं, और उसके बाद अचानक 30 जुलाई को एक व्हाट्सएप मैसेज आता है इनके पार्टी की तरफ से, जो 31 तारीख को पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक है जिसमें पार्टी के सभी लोग रहेंगे। वैसी स्थिति में ये कहे जो एक तरह से इनको सक्रिय कराया गया है, और ये सक्रिय अगर होते हैं तो नुकसान एनडीए को होगा, और एनडीए नहीं चाहती है जो नुकसान उसका हो, क्योंकि पहले ही लोकसभा चुनाव में वो काफ़ी नुकसान झेल चुकी है, 39 से 30 पे आ गई, और कहें जो राजपूत और कुशवाहा समाज का वोट भी एनडीए को नहीं मिला। तो और नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल, अब उनके माथे पर कहीं ठीकरा न फूट जाए, क्योंकि लोकसभा की जिम्मेवारी सम्राट चौधरी पे फूटा तो उनसे अध्यक्ष पद लिया गया। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बने हैं दिलीप जायसवाल, तो उनके लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती है चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को रोकना। और जिस तरह से और वो शुरुआत करेंगे तरारी उपचुनाव से, तरारी में उपचुनाव में वो अपने पार्टी के कैंडिडेट सुनील पांडे को भी खड़ा करेंगे, क्योंकि 31 तारीख की बैठक में सुनील पांडे बहुत सक्रिय थे, मतलब पारस की पार्टी के कार्यालय में जो हुआ था कार्यक्रम। तो वैसी स्थिति में सुनील पांडे वहाँ से मजबूत दावेदार है, 62,000 वोट उन्होंने लाया था 2020 में, दूसरे नंबर पर थे, तीसरे नंबर पर बीजेपी चली गई थी। तो वैसी स्थिति में अगर तरारी में सुनील पांडे खड़ा होते हैं तो वैसी स्थिति में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा और सीपीआई की जीत वहां तय मानी जाएगी। तब वैसी स्थिति में बीजेपी ये नहीं चाहेगी जो एनडीए ये सीट गंवाए, और एनडीए के तहत नहीं भतीजा चाचा को ही पार्टी को टिकट देकर के एनडीए अपनी सीट को बरकरार रखना चाहेगी। तो अब देखना होगा जो ये तरारी की सीट जो है, और कल वैसे बैठक भी हुई है बीजेपी की, सभी चारों उपचुनाव के जो प्रभारी हैं, जो उनके क्षेत्र के लोग हैं, उनके साथ जो जिलाध्यक्ष है उनके साथ बैठक भी हुई है बीजेपी कार्यालय में। और बीजेपी कार्यालय में निकलने के बाद अभी तक नाम की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा जो मतलब दिलीप जायसवाल ने जो कल कहा, जो तैयारी को लेकर के बैठक हुई थी, नाम अभी तय नहीं हुआ है, नाम तो दिल्ली तय करती है, तो एक दो तीन दिन में नाम भी हो जाएगा सर। अब सुनील पांडे को लेकर के, अगर सुनील पांडे को टिकट एनडीए से नहीं मिलता है, मतलब रामविलास पासवान की पार्टी नहीं, माफ कीजिएगा, पारस जी की पार्टी से अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय खड़ा होंगे, और निर्दलीय नहीं खड़ा होंगे तब वो उसी छाप पे खड़ा होंगे। इस बार निर्दलीय नहीं, इस बार वो पारस जी की जो पार्टी है, पारस की जो पार्टी है पशुपति कुमार पारस की पार्टी के टिकट पे सिंबल पे खड़ा होंगे, तब लड़ाई और कहे मजबूत से होगा। और ये इतना ही नहीं, चारों उपचुनाव में अगर वो खड़ा कर दिए अपने कैंडिडेट, तो चारों उपचुनाव में से ही पता चल जाएगा जो पशुपति कुमार पारस में कितना दम है, वो क्या गुल खिला सकते हैं आगामी विधानसभा उपचुनाव में। क्योंकि पिछली बार के विधानसभा में उनकी क्या कहते हैं, उनकी खुन्नस थी नीतीश कुमार से, और खुन्नस के लिए उन्होंने सभी जेडीयू के कैंडिडेट के खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी दिया, और इसी कारण से 73 से 43 पर जेडीयू आ गई थी, नीतीश कुमार की पार्टी। और जो वही चीज अगर पारस करते हैं वैसी स्थिति में, और पारस पशुपति कुमार पारस का अचानक सक्रिय नहीं हुए हैं, मुझे लगता है कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है जो इनको पंप कर रही है, जो उठो उठो, हमको लगता है जो चारों तरफ से उनको सपोर्ट कर रही है, मतलब धन बल बाहुबल सब तरह से। तो वैसी स्थिति में दर्शक खुद अंदाज लगा सकते हैं जो एनडीए को नुकसान पहुंचाने के लिए कौन सी पार्टी बिहार में है। महागठबंधन हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर के बारे में पत्र लिखा गया, उनकी पार्टी के बारे में पत्र लिखा गया, तो जो प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे,
मतलब पांडे शब्द पर इसलिए स्ट्रेस दिया गया ताकि जो जो एनडीए के जो वोटर हैं, कोर वोटर हैं, फॉरवर्ड जो कहा जाता है, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, वो ये समझे जो प्रशांत किशोर एक विकल्प है, उनकी पार्टी एक विकल्प है, लोग उस तरफ जाएं, और उस तरफ जाएंगे तो उनका वोट प्रतिशत घटेगा। वैसी स्थिति में फायदा होगा तो महागठबंधन को। तो बहुत चुनाव में बहुत सारी प्रक्रिया, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, साम दाम दंड भेद भी आपको अपनाते हैं। वैसी स्थिति में पशुपति और पारस ने ऐसे मुकाम पे, ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है एनडीए को, जो न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। प्रशांत कहे जो पारस को न लेते हुए बन रहा है, न उनको छोड़ते हुए बन रहा है। वैसी स्थिति में एनडीए कुछ न कुछ तो लेगी, क्योंकि पहले ही काफ़ी वो जल चुकी है एनडीए, और अब नहीं जलना चाहती है। और एनडीए पहले से ही, अब तो कहें एनडीए मुकेश सहनी पे भी डोरे डाल रही है, पशुपति और पारस। तो आखिर पहले से 5 घटक हैं, मुकेश सहनी भी आ जाएंगे, छठे, 7वें आ जाएंगे पारस। तो कितना, एक रोटी को कितना आदमी खाएगा? 243 सीट को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी, ये लोग आपस में बड़ा बड़ा हिस्सा लेंगे। उसके बाद छोटे टुकड़ों में, मतलब अब जीतन राम मांझी भी मांग रहे हैं 25 सीट, उसी से 10 सीट ज़्यादा मांगेंगे चिराग पासवान, फिर उपेंद्र कुशवाहा 3 हो गए, बीजेपी 4, जेडीयू 5, मुकेश सहनी 6, और पशुपति पारस भी। अब तो पशुपति पारस भी। तो अब वैसी स्थिति में 7-7 दल का गठबंधन के लिए बिहार में, इतना 7-7 दल का तो पूरे देश में चुनाव होता है, लेकिन एक छोटे से बिहार के चुनाव में अगर 7 दलों का गठबंधन एक साथ होता है तो ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाला होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और इंटरेस्टिंग होगा जो अभी, क्योंकि लोकसभा के कुछ सीटों जीतने के बाद चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा बढ़ी है, जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षा बढ़ी है। तो वैसी स्थिति में सबकी महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए ये लगता है एनडीए काम करेगी। और अगर पशुपति कुमार पारस को अगर एनडीए में जगह नहीं मिलती है तो देखिएगा उन सभी सीटों पर लड़ेगी। क्या वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो महागठबंधन में चले जाए। नहीं, महागठबंधन जाएंगे तो वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, तब तो चुनाव लड़ेंगे, उनको उतनी ही सीट मिलेंगी। इनका मकसद है एनडीए को डैमेज करना, क्योंकि एनडीए से इनको भरोसा मिला था जब इनको पार्टी से टिकट नहीं दिया गया, इनकी पार्टी को एनडीए में नहीं शामिल किया गया। वैसे ही अपने आप को मानते हैं जब एनडीए में है अभी तक, लेकिन एक भी टिकट नहीं मिली और कोई भी इनके सांसद नहीं बन पाए। वैसे एक एमएलसी हैं बिहार से। वैसी स्थिति में इनका मकसद होगा एनडीए को नुकसान पहुंचाना, एनडीए को, खासकर अपने भतीजे को नुकसान पहुंचाना। तो अब वो खासकर चिराग पासवान की पार्टी जहां जहां से लड़ेगी विधानसभा, उन्हीं जगहों पर ये खड़ा करेंगे अपने कैंडिडेट। नो डाउट इनके पास भी अभी लोग हैं, सूरजभान सिंह हैं, सुनील पांडे हैं, कहें तो एक तरह से चंदन सिंह हैं, प्रिंस राज हैं, तो ऐसे लोग अपने पारस भी हैं। वैसी स्थिति में लोग इनके साथ हैं, पुराने सांसद हैं और सभी का नाम, मैंने नाम लिया है, एक्स एमपी, सूरजभान एक्स एमपी हैं, उनकी पत्नी भी एमपी रही हुई हैं, चंदन सिंह भी नवादा से भी एमपी थे, हुलास पांडे कई बार विधायक रहे हैं। वैसी स्थिति में पारस को कमजोर आंकना गलत होगा। जिस तरह नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को कमजोर आंका था 2020 में, तो कभी कभी जो कमजोर, जिसको सामने वाले दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और किसी भी हद तक वो जा सकता है अपनी मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो वैसी स्थिति में पारस के पीछे कौन है ये डिकोड करना होगा। और हमको लगता है जो जितनी बातें मैंने कही हैं उससे हमारे दर्शक डिकोड कर लिए होंगे जो पारस के पीछे कौन है, क्योंकि पारस यूं ही नहीं अचानक से उड़ते हैं, अचानक से आ जाते हैं, बोलने लगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सिंगल 1-to-1 करते हैं। मतलब इतने सहजता से अचानक से पशुपति कुमार पारस उपलब्ध हो गए सारे पत्रकार को, तो ये सबको आश्चर्य लगा। तो यही केंद्रीय मंत्री बने थे तो बहुत ताव भाव, लाम काफ रहता है, एस्कॉर्ट रहता है, प्रोटोकॉल रहता है, लेकिन अभी वो आ गए हैं एक तरह से जमीन पर और उन्होंने एक तरह से साफ तौर पे कह दिया है आगामी 2025 तो बहुत दूर है प्रज्ञा। 4 विधानसभा का जो उपचुनाव है उसी में पारस अपना दमखम दिखा देंगे। अगर चारों सीट पे अपने कैंडिडेट उतार देते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए परेशानी का कारण बन सकता है और एनडीए चारों सीट हार भी सकती है पारस के कारण। तो ये तो 4 एक कहे जो एक लिटमस टेस्ट जो केमिस्ट्री लैब में होता है, वैसी स्थिति में अब देखना होगा आगे एनडीए क्या करती है और पारस को पंप करने वाले लोग
कहां तक इसमें सफल हो पाते हैं। धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय रखी। अब देखना ये होगा कि पशुपति पारस को बीजेपी सम्मानजनक सीट देती है या नहीं देती है, या फिर पशुपति पारस अकेले 243 सीट पर अपने उम्मीदवार को खड़े करते हैं। ये अभी के लिए एबी न्यूज में इतना ही। धन्यवाद।